8 महीने का फेज़ गुजरा है आपका, ये किस तरह गुजरा है? जब से मुझे कैंसर का पता चला इस साल के स्टार्ट में जनवरी में, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ही अब शुरू हुई है। पहले मैं मकसद खुद ढूंढ रही थी, उसके बाद उसने गाइड करना शुरू किया। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आती हैं, पुरुमीद नज़र आती हैं। कैसी भी कोई बीमारी हो, कैंसर या कोई भी, आप उसको यहाँ पे मात दें। मैं आज भी मुझे फील नहीं होता कि मुझे कैंसर है। तो उस वक्त आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैं सिर्फ अपने कमरे में सारी रात बगैर रोए सोचती रही कि अब मुझे इसको प्लान कैसे करना है। तो किस तरह आप टैकल करती हैं इस चीज़ को? इंसानी फितरत है कि वो पूरी मैं जो बात कर रही हूँ उस पर फोकस नहीं है। मैं जैसी हूँ और क्या चीज़ उसमें निकालनी है वो लिख देते हैं लोग। मैं बिल्कुल बॉदर नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, लेकिन होता यूँ है कि कुदरत हमारी ज़िंदगी में पहाड़ जैसे चैलेंजेस ले आती है ताकि हम मज़ीद बेहतर बन सकें। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस पहाड़ पर चढ़ के ख़ुद को फ़ातेह ठहराएँ या फिर आप अपनी पहचान एक लूज़र के तौर पर बनाएँ। हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने ज़िंदगी में दूसरी बार कैंसर का सामना किया, लेकिन फिर भी अपनी उम्मीदों को मरने नहीं दिया। आइए जानते हैं कि इस पूरे क्रिटिकल स्टेजेस में गुजरते हुए उन्होंने किस तरह अपनी उम्मीद को कायम रखा, अपनी मोटिवेशन को कायम रखा। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरमा नायरा मलिक से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और यहाँ पर आप तशरीफ़ लाई। मैम, आपने वो जॉब की, वो काम किया जो कोई भी लड़की डिज़ायर करती है कि स्क्रीन पर आना, एंकरिंग करना, रिपोर्टिंग करना और वो तमाम तर जो एक लग्जरी लाइफ होती है मीडिया में जाके जो लोग सोचते हैं, तो वो आपने तमाम तर चीज़ें आपने की, आपने उस लाइफ को जिया। लेकिन उसके साथ साथ आपको कैंसर हो गया और 11 साल बाद आपको दूसरी दफ़ा ये कैंसर हुआ, आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो इस दौरान ये जो 8 महीने का फेज़ गुजरा है आपका, ये किस तरह गुजरा है, किन मुश्किलात से आप गुजरी हैं, क्या चेंजेस आई आपकी ज़िंदगी में? इस बीमारी ने आपने अल्लाह ताला पे यकीन पर किस तरह मतलब कि ये तमाम तर चीज़ें चली आपके साथ? पहले तो बहुत शुक्रिया शुएब कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अब आप उस टेन्योर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैं ये सोचती हूँ और लोगों को भी जब बात करती हूँ तो यही कहती हूँ कि जब से मुझे कैंसर का पता चला इस साल के स्टार्ट में जनवरी में, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ही अब शुरू हुई है। जब मैंने एंकरिंग की फील्ड चूज़ की थी, मेरी फैमिली बिल्कुल अपोज़ करती थी उन सब चीज़ों को, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि इंसान को ख़ुद ज़्यादा बेहतर पता होता है कि उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं। उसे देख के मैंने थोड़ा सा मनाया अपने घर वालों को, स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब भी मैंने यही सोचा था कि पता नहीं क्या मकसद है मेरी लाइफ का, शुरू कर दिया। फिर मैंने बहुत दफ़ा ऐसा सोचा कि मेरी एक पोजीशन ऐसी है जिस पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, किसी की हेल्प करनी है या क्या काम करना है, कुछ ऐसा होता है ना, आप मकसद समझने की कोशिश करते हैं। वो मकसद मुझे कैंसर होने के बाद पता चला, क्योंकि पहले मैं मकसद खुद ढूंढ रही थी, उसके बाद उसने गाइड करना शुरू किया और फिर मैंने वन टू ऑल सब कुछ ऐसे ही मैं बात करती हूँ जैसे कि मैं आपसे कर रही हूँ। हमारा बनाने वाला है ना, हम उससे इतना दूर हो जाते हैं इस दुनिया में आकर कि हम ये सोचते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। अब देखें ये पेंटिंग्स हैं कितनी आपके इधर लगी हुई हैं, जो मैं इसको जिस नज़र से देख रही हूँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखूँगी, लेकिन जिसने बनाया है वो तो इसका सब कुछ जानता है। एक एक लाइन उसने क्यों लगाई है, कैसे लगाई है, किस मकसद के तहत। तो फिर अगर हम उससे समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। इसीलिए मुझे भी अगर समझना है अपने बारे में तो उससे रब्ता करूँ जिसने बनाया है। डेफिनेटली। तो बस यही किया मैंने। बिल्कुल ठीक। इस दौरान वो कौन सी ऐसी सोचें थीं जो आपको परेशान रखती थीं और उन परेशानियों से आपने किस तरह छुटकारा हासिल किया? उस मायूसी पे आपने किस तरह काबू पाया? क्योंकि जब आपको हम देखते हैं सोशल मीडिया पे या इंटरव्यूज़ में या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आती हैं, पुरुमीद नज़र आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैसे भी ऐसी ही हूँ। आई डोंट नो, मैं अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले आपसे जब बात कर रही थी, चिड़चिड़ा हो जाता है ना। अच्छा, मुझे डॉक्टर ने कहा था, मेरे साथ जो मेरी फैमिली मेम्बर्स गए पहली दफ़ा, उनको उन्होंने बताया कि जी कीमोथेरेपी होगी,
कीमोथेरेपी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको जब आपको वो ड्रिप के थ्रू लग जाता है तो उसके बाद आपको सारी बीमारियां होती हैं। मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन भी होती है, लूज मोशन, उल्टियाँ, हर तरह की प्रॉब्लम समझ लें, स्टमक की प्रॉब्लम, खांसी, गला ख़राब, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो रह जाए। फिर उसने साथ ये भी बताया था कि ये किसी टाइम पे ऐसी चिड़चिड़ी भी होंगी, गुस्सा भी बहुत आएगा, हुआ 1-2 दफ़ा ऐसे। लेकिन मैं समझती हूँ कि कैसे भी कोई बीमारी हो, कैंसर या कोई भी, आप उसको यहाँ पे मात दें। मैं आज भी, मुझे फ़ील नहीं होता कि मुझे कैंसर है। मैंने पहले दिन से उस पर फोकस ही नहीं किया कि मुझे ये बीमारी हो गई है। मैंने फोकस उसे भी किया जो मैंने आपको बताया ना कि उससे रब्ता कर लें, वो बता देगा। और कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम, अगर हम इस चीज़ को ऐसे लेकर चलें, ये अजम्पशन नहीं है, एक्चुअल में यही है ना, ये टाइम पीरियड इस दुनिया में जो हमारा चल रहा है वो उसने भेजा क्यों है? उसने चेक करना है कि आप नीचे आके, समझे कैमरा लगा हुआ है और वो चेक कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अब उसने ये थोड़ी कहा है कि बीमारी में आप कैसे होंगे, बीमारी में आप कहेंगे जी जिस लिए आए हैं वो नहीं करना। अच्छा कोई मुश्किल आ गई, जिस लिए आए हैं वो नहीं करना, पहले इस पे फोकस करें, ऐसा नहीं है। उसने एक एक चीज़ में देखना है कि आपने परफॉर्म कैसा किया है। बिल्कुल ठीक। और फिर जब वो सारी फिल्म बन जाएगी, फिर आप खड़े होंगे, वो होगा और वो फिल्म चल रही होगी, तो आप उसको बताएंगे कि ये तो मैं बीमार हो गया था तो मैं इसलिए नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है। आप अपना 100% देने की कोशिश करें, फिर उसके बाद एक्चुअल लाइफ तो बाद में शुरू होनी है। बिल्कुल ठीक। इस बीमारी में आपका यकीन अल्लाह ताला पर काफ़ी मजबूत हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्रांजिशन कैसे आई? ये ऐसे कि मैं समझती हूँ कि हर इंसान को ना मोहब्बत चाहिए होती है। हम कहते हैं हमें कोई प्यार करे, बस हम किसी से बात करें, हमें देखे, दूसरे की हम नहीं सोचते। और इसी तरह जब उसके साथ जब मैं इस मुश्किल में आई, अगर आम ज़बान में कहूँ तो सबसे ज़्यादा उसी ने तो मदद की मेरी। मैं रात को सोती थी और सोचती थी कि अगर भाई इसके लिए, क्योंकि डेफिनेटली इस पे पैसे अच्छे खासे लगते हैं, तो अगर मेरे पास कुछ अरेंजमेंट नहीं है और ये सब करना है, और मैं सोच के सो गई, सुबह उठती थी तो एक क्लिक सा होता था कि फ़लाने बंदे से बात कर लूँ या यहाँ से अरेंजमेंट हो जाएगी, तो वो रास्ता कौन दे रहा था? वही। फिर वो रास्ता क्लियर करता जाता है ना, और इतना अच्छा करता है कि बस फिर मोहब्बत होती चली गई। मैं उसकी मोहब्बत का जवाब देने की औकात नहीं रखती, लेकिन छोटे छोटे काम भी मैं कोशिश करती हूँ। अभी ऐसे है जिस तरह कोई लड़का लड़की मोहब्बत करते हैं ना, तो वो दोनों को ये होती है कि भाई मैं इसके हिसाब से कपड़े पहन लूँ, इसको रेड कलर पसंद है, मैं रेड साड़ी पहनूँगी, इसको क्या खाने में क्या पसंद है, मैं भी वही खाना शुरू कर देती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आप खाते हैं, उसी के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। अभी ये सिलसिला चल रहा है मेरा। बिल्कुल ठीक। वो कहते हैं रांझा रांझा कर दी, मैं आप पे रांझा हो गई। आगे बढ़ते हैं मैम। जब आपको पहली दफ़ा पता चला कि मुझे ये बीमारी है, कैंसर है, उस वक्त आपका फ़र्स्ट रिएक्शन क्या था? क्योंकि उस वक्त तो लाइफ बड़ी अच्छी जा रही थी, तमाम तर चीज़ें सेट थी, हर चीज़, अपने रिश्ते वगैरह भी, रिश्तों पे भी मैं बात करता हूँ क्योंकि उनका भी इम्तिहान होता है जब आप पे कोई मुसीबत आती है। तो उस वक्त आपका फ़र्स्ट रिएक्शन क्या था? मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ काम करने गई थी डॉक्टर्स हॉस्पिटल। वहाँ पे एक डॉक्टर होते हैं, उनसे मिलने, और बातों बातों में मैं चाय पी रही थी और बड़ा कैजुअली हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई अब कैसे करना है, कैसे चलना है। उनकी सिस्टर को कैंसर है, काफ़ी दफ़ा ट्यूमर बॉडी में डिफरेंट जगहों पे हो चुका है। मैं उनके साथ काम करना चाहती थी। फिर मैंने उनको बताया कि मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लग रही है। उन्होंने कहा नायरा ये तुम इसको, फिर बड़ा कैजुअली उन्होंने इंकोलॉजिस्ट हैं अली, उनको बुलाया, उन्होंने उसी वक्त मेरा एग्ज़ामिन किया और मुझे बोल दिया कि जी टेस्ट करवाना है इसका। 2 दिन बाद मुझे पता चला तो मैं सिर्फ अपने कमरे में सारी रात बग़ैर रोए सोचती रही कि अब मुझे इसको प्लान कैसे करना है, और बस नहीं रोई थी। एक हफ़्ते बाद मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स जाके पता किया कि क्या करना क्या है। शौकत खानम गई, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, और फिर ये कैंसर केयर मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, अल्लाह पाक उसे अच्छी ज़िंदगी दे। फिर मैंने यहाँ से इलाज करवाना शुरू कर दिया। हाँ, रोई मैं तब थी जब मेरे 1.5 महीने बाद बाल उतरना शुरू हुए थे। अच्छा। बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कह लें कि अभी तक सबसे ज़्यादा मैं जब रोई थी, क्योंकि ना एक होता है ना अजीब सा, कहने में कुछ और होता है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप छोटे करवा लें बाल तो नहीं उतरेंगे। मैंने छोटे करवाए तो वो एक दिन ऐसे ही मैं नहाने गई तो वो मेरे हाथ में आना शुरू हो गए। वो मुझसे बियर नहीं हुआ, और फिर मुझे पसंद थे अपने बाल, तो जब बहुत रोई थी। बिल्कुल ठीक। जब बंदा बीमार होता है
तो वो बेसिकली उसके साथ साथ उसके जो साथ वाले होते हैं उनके लिए भी इम्तिहान होता है, रिश्तों का भी इम्तिहान होता है कि वो उसकी किस तरह केयर करते हैं। आपने उन रिश्तों को, काफ़ी सारे ऐसे रिश्ते होंगे, उनको किस तरह पाया? कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसमें इम्तिहान में फ़ेल भी हुए होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ वो कौन सी हरकतें होती हैं जो लोग कर रहे होते हैं और जो बंदा बीमारी में होता है उसको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन वो लाशूरी तौर पे वो कर रहे होते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अब सबको पता है कैंसर एक मुज़ी मरज़ है और इर्द गिर्द का हम ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, वो तो मर गया था कैंसर के बाद। अब एक साहब है जिन्होंने मुझे कल कॉल की, उन्होंने कहा आपने ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन में रिमूव क्यों नहीं करा दिया? मेरी दादी मर गई थी और इस वजह से मर गई थी कि उन्होंने रिमूवल नहीं करवाया था। मैंने कहा वो उनके साथ प्रॉब्लम थी ना, मेरी तो बॉडी अलग है, मेरी तो किस्मत भी अलग है और मेरे साथ होना क्या है ये तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो एक्चुअल में मैंने अपने रिलेशंस को, जो बहुत मुझसे प्यार करते हैं, मैंने कोशिश की कि मैं उनको दूर रखूं ताकि वो जो वाइब्रेशंस और इन्फॉर्मेशन दूसरों से मिलती है वो फिर मुझे भी डाउन करेंगी और उनको भी डाउन करेगी। तो मैं उनके सामने बिल्कुल ऐसे ही जाती हूँ, ठीक हूँ, ओके, आई एम फाइन। मैंने महसूस नहीं कराया। बाकी आपने ये कहा कि बहुत से लोग, हमारे यहाँ ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। और जिस तरह के एड्स है, आपको पता छूने से लग जाता है। ऐसे इनसेंसिबल पढ़े लिखे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ये शायद ऐसे नारा जूठा पीने से तो नहीं लग जाएगा। और मुझे फिर होता है कि मेरे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच के दूर हुए कि पता नहीं, ये तो अब वही बात है कि पुरानी इन्फॉर्मेशन कि इतना मूजी मरज़ है कि पता नहीं बचना है नहीं बचना। भाई हर किसी की अपनी किस्मत है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। आप उसको उस बंदे से कैसे रिलेट कर सकते हैं जो मर गया है? पता नहीं क्या सिनेरियो उसके साथ रहा होगा पहले कि वो हो सकता है उसका इलाज ठीक ना हुआ, उसको डॉक्टर्स अच्छे नहीं मिले होंगे। डायग्नोज करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और अच्छा डायग्नोज नहीं हुआ सही तरीके से, लोग मर जाते हैं। तो आप किसी को रिलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। जो लोग किसी तरह की बीमारी से गुजर रहे हैं या मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन, उनको आप क्या सलाह देंगी? उन्हें किस तरह मोटिवेट करेंगी ताकि वो इस पूरे फेस में पुरुमीद रहें? अच्छा, मैं ब्रेस्ट कैंसर की ही बात करूंगी और जो ख़ातीन मुझे देख रही हैं उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मेमोग्राफी बेस्ट है। सबसे पहले आप मेमोग्राफी करवाएं। 40 साल से ज़्यादा उम्र की जो ख़ातीन है उनका तो कहते हैं, लेकिन मेरी चूँकि पहली हुई है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर 40 साल से ज़्यादा हैं तो वो यही कैंसर केयर वाले फ्री में करवा रहे हैं। ये लाहौर में वो लोग अवेलेबिलिटी है उनकी कि वो अल-एजाज़ हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाएं, आप करवाएं जितना भी। मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है। लोग कहते हैं ओह अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अगर कुछ निकल आया तो, और वो जो नहीं निकल आया वो आपको एंड तक ले जाए फिर कोई बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ जाने में ताख़ीर करके एंड तक चले जाते हैं। जब इस तरह का मुज़िम मर्ज़ में आप मुब्तला हों तो उसमें आपको ज़िंदगी की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी कितनी कीमती चीज़ है। ऐसा ही है। आपको इन 8 महीनों में क्या अंदाज़ा हुआ, किस तरह के मुशाहिदात हुए और आपने किस तरह ज़िंदगी को प्लान किया कि अगर मैं यहाँ से ठीक हो गई, ज़ाहिर सी बात है आप ठीक हो जाएंगी, ये 1 साल का प्रोसेस है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तो आप रिकवर कर चुकी हैं, तो आगे के अब आपके क्या प्लान्स हैं कि अब ये जो बाकी ज़िंदगी मेरी है ना, इसको मैंने इस तरीके से नहीं गुजारना, इसके अंदर ये वाली चीज़ें अब मैंने लाजमी करनी है। जिस गोल को मैं एंकरिंग यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में जब मैंने कदम रखा था और सोचा था कि क्या मकसद है, सवाल तो बहुत पहले से मेरे माइंड में, वो सवाल अब काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। एक तो उस चीज़ को लेके चलूँगी, कैंसर क्या, इवन कोई भी मतलब कैंसर के अलावा भी, जिस तरह कैंसर केयर वालों से मैंने एक कमिटमेंट की है कि जब तक मेरी आखिरी सांस है, यही अल्फाज मैंने उनको कहे थे, मैं जितना भी कर सकूँ, जितनी मेरी औकात है, हैसियत है, पर्सनली या जैसे भी, वो मैं करूँगी। अगर कोई और भी मतलब पेशेंट किसी और बीमारी से रिलेटेड भी हैं और वहाँ पे मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं करूँगी। बहुत सी चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि चेंज की हैं, मैंने अपने अंदर से इम्प्योरिटीज़ ऐसे पकड़ के निकाली हैं। आज मैंने सोच लिया, अगर मैं आपके पास आई हूँ और मुझे लगा कि ये मैंने गलत किया है कोई चीज़, फिर मैंने सोचा है कि अब इसको निकालना कैसे है। लड़ना पड़ता है अपनी इम्प्योरिटीज़ से, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पक्की हो चुकी होती हैं, इतनी लाइफ में इतना टाइम मैंने दुनिया में गुजार दिया है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जब तक आप खुद नहीं ना एग्री होंगे, नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक। आगे जैसे जैसे वो रास्ता दिखाता जाएगा करती जाऊंगी। बिल्कुल ठीक। इस फेज़ में बंदा काफ़ी परेशान होता है और उसे समझ भी नहीं आ रही होती कि वो करे क्या, तो आपने वक्त गुजारने के लिए किन चीज़ों का सहारा लिया? मैं किताबें पढ़ती हूँ, उससे पहले भी पढ़ती थी, लेकिन ज़्यादा फोकस हो गया
फिर मेरा अपना यूट्यूब चैनल है नायरा मलिक के नाम से, उस पर मैं काम करती हूँ। और उस पर पहले मैं पॉलिटिकल बेस बात करती थी, लेकिन अब मैं मोटिवेशनल बातें करती हूँ। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको कहा ना कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना नहीं चाहती थी, ना मैंने कभी सोचा था इस बारे में। लेकिन जब मैं अब जो मेरा रिलेशन अल्लाह पाक से बना, मैं आपको पहले भी बता रही थी कि मैं शायद इतनी अच्छी मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा बनाने वाले से जो रिलेशन बन रहा है, या जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो तब्दीलियाँ, जो खूबसूरती उसकी मोहब्बत की देखी, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। बस यही कर रही हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला जानते हैं कौन जी, अच्छा मुसलमान ऐसा है, ही कौन है, अच्छा ऐसा मुसलमान ही है। नहीं है। आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव भी होती हैं, आप वीडियो स्टिल बना रही हैं, आप सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, तो जाहिर सी बात है आपका क्रिटिसिज्म भी होता होगा, बहसियत खातून आप पे क्रिटिसिज्म होता होगा, तो किस तरह आप टैकल करती हैं इस क्रिटिसिज्म को? अच्छा शोएब, पहली बात तो ये कि वो क्रिटिसिज्म, जो चीज़ आप एब्जॉर्ब करते हैं ना, वही आपके अंदर निकलता है। मैं एक दफ़ा देखती हूँ और उस पर ज़्यादा गौर नहीं करती, क्योंकि देखिए हम किसी के, एक तो सबसे बड़ी बात ये, किसी के मुंह को नहीं पकड़ा जा सकता, किसी की जहनियत को हम नहीं चेंज कर सकते। एक बंदा जो सोशल मीडिया पे पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, और मेरी पता नहीं वो, अब इंसानी फितरत है ना, कोई भी चीज़ देखेंगे ना, सबसे पहले, अब मैं ये पिक्चर देख रही हूँ ना, सबसे पहले मेरी नज़र जाएगी जो जहाँ ख़राबी है। तो इंसानी फितरत है कि वो पूरी मैं जो बात कर रही हूँ उस पर फोकस नहीं है, मैं जैसी हूँ और क्या चीज़ उसमें निकालनी है वो लिख देते हैं लोग। मैं बिल्कुल बॉदर नहीं करती, क्योंकि हम किसी की सोच को रोक नहीं सकते हैं। वो सोच रहा है ठीक है, अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा है ठीक है, हमें इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर क्रिटिसिज्म नहीं, मुझे बहुत लोगों ने, मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह आप अभी कह रहे थे ना रिलेटिव्स, अल्लाह पाक ने मुझसे वो लोग दूर कर दिए जो मुझे लगता था कि शायद आगे जाके बुरा करते या मुनाफिक थे। मैं दुआ यही करती हूँ हमेशा। और उसके बाद इतने ऐसे ऐसे लोग जो मुझे नहीं जानते, कोई 10-10, 20-20 लाइनों की मेल्स की हैं उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। फिर लोग कमेंट करते हैं इतने खूबसूरत, आपकी वीडियो नहीं आई। अब मैं बीमार भी हूँ ना, तो मैं कोई 4-5 दिन का गैप भी आ जाता है, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि आप जो चीज़ देखना चाहते हैं वही आपको दिखती है। बिल्कुल ठीक। कासिम अली शाह साहब की तालीमात से, उनकी पर्सनैलिटी से आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं। बेशक। क्या राय देना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छे इंसान हैं, और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि मैं इस लाइन को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, उनकी अहमियत ऐसे ही है मेरी लाइफ में। मैंने उनकी भी बुक्स पढ़ी हैं, उनकी वीडियोस भी देखती हूँ, वो भी मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा रहे हैं और अभी हैं भी, कि वो भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने मुझे इस तरफ आने में मदद की। पाकिस्तान में उनका एक अच्छा नाम है, और थैंक यू सो मच कि उन्होंने भी डेफिनेटली यहाँ पे मुझे मदऊ किया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको तशरीफ़ आवरी कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन या कोई भी वो शख्स जो किसी भी बीमारी से गुजर रहा है, उनके लिए मिस नायरा की स्टोरी इंस्पिरेशन साबित हुई होगी। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।